Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss paper 2 of Aklan series. Let's discuss with the first question. So our first question is based on हिंदी. Okay, so हिंदी में हम देखेंगे कि तद्भव तत्सम क्या है, हमारे समास क्या है, संधियाँ क्या हैं, जो बेसिक्स है, वाच कितने टाइप से होते हैं, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, एंड जो हमारा ग्रामर पोर्शन है, एंड देन इंग्लिश सेक्शन, एंड देन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिंदी सेक्शन. सो निमेश, पहला क्वेश्चन है हमारा, निमेश एंड नीलोत्पल. ओके, निमेश एंड नीलोत्पल शब्द का अर्थ क्या है? तो जो हमारा पहला हिंदी का क्वेश्चन है वो मीनिंग पे डिपेंड करता है कि दो शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ क्या है. सो निमेश का क्या मतलब होता है? नीला कमल. निमेश का क्या मतलब होता है? नीला कमल. और नीलोत्पल का क्या मतलब होता है? पल. तो आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मीनिंग, सिर्फ आपको मीनिंग बतानी कि इस शब्द का क्या मीनिंग है. सो इट्स आंसर विल बी बी. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, जिन शब्दों से किसी क्रिया की समाप्ति या अपूर्णता का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब कुछ ऐसे शब्द जहां पर वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता हुआ ना हो, तो वो उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण है कि क्रिया विशेषण है? तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एकदम से हमने किसी सेंटेंस में बोल दिया तुरंत या जोर से या यहाँ या वहाँ, तो ये सारे क्या होते हैं? क्रिया विशेषण. एक्चुअली क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता हो. ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हो, और ये किसी भी क्रिया की समाप्ति अपूर्णता का बोध होता है. सो इन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बालक से गृह कार्य कराया गया, उससे कोई काम कराया गया. ओके, तो जो हमारे वाच्य होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए. जैसे भाववाच्य है, कर्तव्यवाच्य है, कर्मवाच्य है. सो कर्तव्यवाच्य क्या होता है? जहाँ पर क्रिया प्रधान है, और यहाँ पर क्या हो गया? जैसे कर्म प्रधान है. जैसे इससे इस सेंटेंस में क्या आपको सीधा सीधा कहा गया है? इस वाक्य में सीधा सीधा किसके बारे में बात करी गई है? कि बालक से गृह कार्य कराया गया. तो बालक से किसी काम को कराया गया. ओके, सो ये क्या होगा? ये कर्तव्यवाच्य नहीं है, ये कर्मवाच्य होगा. क्यों कर्मवाच्य होगा? क्योंकि उसने ये काम किया. कर्तव्यवाच्य का एक एग्जाम्पल अगर हम दें तो कर्तव्यवाच्य का क्या हो? जैसे लड़की बाजार गई या लड़की ने खाना खाया. ओके, सो कर्मवाच्य होगा इसका आंसर. ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में किसकी बात करेंगे? सुख शब्द. जो सुख शब्द है उसका पर्यायवाची क्या? आपको बहुत सारे पर्यायवाची एंड बहुत सारे विलोम आपको पता होना चाहिए. शब्दार्थी जो सेम उनका मीनिंग रखते हैं या उसको ही पर्यायवाची बोलते हैं. ठीक है, तो सुख शब्द का पर्यायवाची नहीं है. कौन इसमें है? आनंद है, प्रसन्नता है, हर्ष है. तो कौन नहीं? संताप. बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. अगेन क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? पहले इसको रीड करें. आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? अशुद्ध वर्तनी मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हो वो शुद्ध ना हो. इसमें कौन सा शब्द है जो सही से लिखा ना गया हो, जिसका अलग तरीके से लिखते हो इसमें गलत तरीके से लिखा? अनुग्रह एकदम सही है, परिग्रह एकदम सही है, अनुशासन एकदम सही है. तो ये वाला इसका रॉन्ग है. एक्चुअली दोनों ही इसमें आ गए हैं, तो ये इसके हिसाब से तो इसका आंसर ये होगा. बट इसका सही शब्द भी यहाँ लिखा हुआ है, अनुशासन. तो अनुशासन को कैसे लिखते हैं? पहले ये वाला शा आता है एंड देन ये वाला. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सरस्वती के लिए प्रयुक्त उपनामों में कौन सा प्रचलित नहीं है? मतलब एक तरीके से आपको सरस्वती का पर्यायवाची बताना है. सरस्वती के शब्द का जो सरस्वती नाम है उसका सिमिलर नाम इसमें से कितने हैं और कौन सा नहीं है इसका पर्यायवाची आपको बताना. तो सरस्वती के लिए प्रयुक्त उपनामों में कौन सा प्रचलित नहीं है? वागीश्वरी, यस, ये सरस्वती का ही नाम है. वीणापाणी ये भी है. भारती, ये. पद्मावती किसका नाम है? लक्ष्मी का. पद्मावती किसका नाम होता है? लक्ष्मी का. ओके, सो इसका आंसर होगा डी. आपको यहाँ ये बताना था कि कौन सा ऐसा नाम है जो सरस्वती से ना मैच करता हो, मतलब उनका मीनिंग सेम ना हो, तो वो है पद्मावती. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो लोकोक्ति है एक, ऊंट के मुंह में जीरा. तो ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अनुपयुक्त वस्तु. क्या इसका ये अर्थ है? बहुत अधिक प्राप्त होना, बहुत कम प्राप्त होना, व्यर्थ प्रयत्न.
तो आप लोग इसका आंसर बताइए। लोकोक्ति एक दी है कि ऊँट के मुंह में जीरा होना, इसका आपको इसका मीनिंग से ही क्लियर होगा कि ऊँट इतना बड़ा होता है और जीरा इतना छोटा है, तो मतलब इसका क्या मीनिंग होगा? साफ साफ यहाँ से दिखता है कि बहुत कम प्राप्त होना। इसका आंसर होगा सी। अब हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में किसकी बात करी? घर का भेदी लंका ढाई, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ये भी अगेन एक मुहावरा है और आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो घर का भेदी लंका ढाई मतलब अपनी ही व्यक्ति से हानि, सभी को पता होगा। ये भी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर शत्रु से पराजय नहीं, परिश्रम का फल बिल्कुल भी नहीं, साहसिकार बिल्कुल भी नहीं, अपने ही व्यक्ति से हानि, दिस इज द मीनिंग ऑफ द घर का भेदी लंका ढाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में किसकी बात करेगी? देवालय। देवालय शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको संधियां सारी पता होनी चाहिए। तो देवालय शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको ये पता होना चाहिए यण संधि क्या होती है, दीर्घ संधियां क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है। ओके, जैसे यण संधि का एक एग्जाम्पल दें तो जैसे इस तरह से होता है, इसका संधि विच्छेद इति प्लस आदि, ठीक है, इसका होगा इत्यादि, इत्यादि। ओके, तो जहां पर आधा ता और ऐसा आता है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है? यण संधि का एग्जाम्पल है। ओके, सो क्या ऐसा इसमें हुआ है देवालय में? देवालय का संधि विच्छेद करिए पहले तो, देवालय का संधि विच्छेद करिए, क्या आएगा हमारा? देव प्लस आलय, ठीक है, यही आएगा ना, देव प्लस आलय, और यहाँ पर आ ले लीजिए और यहाँ पर बड़ा आ, और ये मिलके क्या बना देंगे? बड़ा आ। तो दो स्वर बड़ा आ बनाते हैं, मतलब बड़ा छोटी छोटी बड़ी बनाए, मतलब यहाँ पर आ और आ इस तरह से। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? दीर्घ संधि का। तो देवालय किसका एग्जाम्पल है? बी, इसका आंसर होगा बी। वृद्धि संधि का कोई एग्जाम्पल बताइए, जैसे सदा प्लस एव, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सदैव। ये हमारा क्या होता है? वृद्धि संधि का एग्जाम्पल। वृद्धि मतलब आ और ए आया तो उसका बड़ा वाला फॉर्म हो जाता है ए। गुण संधि का ऐसे एग्जाम्पल जैसे नरेश, नरेश, तो नर प्लस ईश, मतलब आ प्लस ई मिलके क्या बनाते हैं? बड़ी, ठीक है। तो मैंने सभी के एग्जाम्पल दे दिए हैं कि आपको देवालय किसका एग्जाम्पल है? हमारा यहाँ पर दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि मतलब जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ आएगा, देव प्लस आलय मतलब छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बनाते हैं। तो ये हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। जो हमारी वृद्धि संधि है, जो गुण संधि है एंड जो हमारा यण संधि है, उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है। आपको उनका संधि विच्छेद पता होना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल भी एज इट इज पता होने चाहिए, तो उससे आपको जल्दी याद रहेगा। जैसे यण संधि है तो उसमें आधा था आता है, जैसे अत्यधिक भी उसका एग्जाम्पल है, इत्यादि भी उसका एग्जाम्पल है, सदैव है, ऐसे करके। और ये सारे हमारे वृद्धि संधि और गुण संधि, नरेश, रमेश, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। ओके, सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? वह कल आएंगे, बिल्कुल गलत है। वो कल आएंगे, वे कल आएंगे और वे कल आएगा, ये भी गलत है। आप सिर्फ इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, वो कल आएंगे या वे कल आएंगे। आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। तो ये वो नहीं होगा, इस केस में वे होगा। ये दोनों ही ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। सो इट्स आंसर विल बी सी, क्योंकि वो की जगह पर वे होगा, तो वे कल आएंगे। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आई थिंक जो गद्यांश पे बेस्ड होंगे, 11 to 15 आई थिंक क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन गद्यांश ओनली। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर हम उसके आंसर्स बताएंगे, ठीक। सो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। इसमें किसकी बारे में बात करी गई है देखते हैं। भारत में लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली भर नहीं है, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है। यहाँ विविध भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृतियां होने के बावजूद सबको समान अधिकार दिए गए हैं। लोकतंत्र तभी सफल माना जा सकता है जब उसमें नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। आज चुनौतियां अनेक हैं। जातिवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएं लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचाती हैं, परंतु इसके बावजूद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये शक्ति है कि यह स्वयं को सुधारने की
यह स्वयं को सुधारने की क्षमता रखता है। नागरिक जब जागरूक होकर अपनी आवाज उठाते हैं तब लोकतंत्र जागरूक होकर जब अपनी आवाज उठाते हैं तब लोकतंत्र सशक्त हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर नागरिक केवल चुनाव में मतदान तक सीमित ना रहे बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाए। ठीक है। सो कुछ हमारे जो हमारी 4-5 लाइन्स हैं वो इस पे बेस्ड है। लोकतांत्रिक हमारा समाज कैसा होना चाहिए, तो इस पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मतलब इस पूरे पैसेज के अनुसार लोकतंत्र को किस रूप में समझना चाहिए? केवल शासन प्रणाली की तरह, केवल चुनाव प्रणाली की तरह, राजनीतिक संगठन की तरह या जीवन पद्धति की तरह? तो इसका आंसर होगा जीवन पद्धति की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पैराग्राफ पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? गद्यांश के अनुसार, जो अभी हमने गद्यांश पूरा पैसेज पढ़ा उसके अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जो लोकतंत्र होता है उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भाषाई विविधता, नागरिक अधिकार, मतदान प्रणाली, सुधारने की क्षमता। जो लोकतंत्र है वो सबसे ज्यादा उसकी नींव क्या है, किस पे बेस्ड होता है, किस में उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है? तो वो भाषाई विविधता पे नहीं, नागरिक अधिकार पे नहीं, मतदान प्रणाली पे नहीं, सुधारने की क्षमता। ठीक है। So आंसर विल बी बी ओनली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे जो अगला क्वेश्चन बेस्ड है वो किसके बारे में बात कर रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे अधिक आघात किससे पहुंचता है? ठीक है। शिक्षा से, धार्मिक आस्था से, भ्रष्टाचार और असमानता से, भाषाई एकता से। साफ साफ इस पैराग्राफ में मेंशन था कि भ्रष्टाचार और असमानता से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे ज्यादा आघात पहुंचता है। ठीक है। सो नाउ अगला हमारा क्वेश्चन जो अगेन इसी पैराग्राफ पे ही बेस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 किसके बारे में बात कर रहा है कि गद्यांश में नागरिकों से किस प्रकार की भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई है? केवल अधिकारों के लिए संघर्ष करना, चुनाव में मतदान तक सीमित रहना, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करना, केवल सामाजिक परंपराओं का पालन करना। तो इसमें सिर्फ यहाँ तक इसमें इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि जो लोकतांत्रिक समाज हम बनाना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक जो हमारा समाज है उसमें गद्यांश में जो जो नागरिकों को किस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए, तो सिर्फ चुनाव तक उनको सीमित नहीं रहना चाहिए, सामाजिक परंपराओं तक भी सीमित नहीं रहना चाहिए और केवल अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करना, दिस विल बी द परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कह रहा है कि इस गद्यांश में जो मतलब अभी हमने पढ़ा था का मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश क्या है? लोकतंत्र की कमजोरियां, नागरिकों के अधिकार, लोकतंत्र में सुधार की क्षमता और जो हमारा नागरिक कर्तव्य एंड जातिवाद और बेरोजगारी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि इसमें क्या होगा। तो जो हमारा लोकतंत्र है उसमें सुधार की क्षमता और नागरिक कर्तव्य, ये हमारा गद्यांश का मुख्य संदेश है, मतलब मेन मैसेज था। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, राम को फल दिया गया, यह कौन सा वाच्य? इस पेपर में आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन हमारे वाच्य पे थे, तो आपको बहुत अच्छे से सेग्रीगेशन आना चाहिए कि कर्तव्यवाच्य और भाववाच्य कर्मवाच्य क्या क्या होते हैं। तो राम को फल दिया गया, यह कौन सा वाच्य? आप लोग बताइए, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कौन सा ये वाच्य है? ठीक है। तो राम को फल दिया गया, तो ये कैसा होगा? कर्मवाच्य। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 17, अपभ्रंश जो है शब्द किससे विकसित हुआ है? आपको बताना है अपभ्रंश जो शब्द है वो किससे विकसित हुआ है। इसमें बताइए कि मागधी प्राकृत से, पाली भाषा से या संस्कृत से। तो आपको पता होना चाहिए जैसे जो हमारी पाली भाषा है वो क्या है, तो अशोक के टाइम पर जो हमें बहुत सारे शिलालेखों में बहुत सारी जो लैंग्वेजेस मिली थी वो मोस्टली पाली भाषा में ही लिखी गई हैं जो अशोक के टाइम पर थी, और इसको जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने उसको शास्त्रीय भाषा भी कहा है। तो जो ये है पाली भाषा में अपभ्रंश नहीं मिले हैं। ठीक है। अशोक के टाइम पर पाली भाषा में बहुत सारे शिलान्यास पे था, और संस्कृत में नहीं, मागधी में नहीं, शॉर्टसेनी। तो अपभ्रंश शब्द किससे विकसित हुआ है? शॉर्टसेनी से। ठीक है। जो मागधी है वो एंशियंट ईस्टर्न के साइड जो पाली लैंग्वेज यूज किया गया वो वहां से है, तो शॉर्टसेनी इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए एक बार।
हम्म, इनमें से कौन सा मुहावरा सही जोड़ा गया है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। इसमें कौन सा मुहावरे का जो मीनिंग है उसके सामने लिखा गया है, इसमें चारों ऑप्शंस में मुहावरे का मीनिंग सामने लिखा गया, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। सो पहला है दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब अन्याय करना। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी मतलब हर बात को साफ साफ करना, तो ये तो गलत हो गया। 9 दिन चले 2.5 कोस धीमी गत, ये हो सकता है। ऊंट के मुंह में जीरा, अभी हमने थोड़ी पहले बताया था कि बहुत कम प्राप्त होना, तो ये भी गलत है। घर का बेदी लंका डाय, घर सजाना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, ये भी नहीं हो। तो 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब होता है बहुत ही स्लो मोशन, बहुत ही स्लो स्पीड। क्वेश्चन नंबर 19, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है कोई कौन से ऐसे शब्द हैं जो यमुना का पर्यायवाची नहीं हो। मतलब मतलब यमुना जो है उसका जो जो रिवर यमुना है, आप सभी को पता होता है, उसका पर्यायवाची तो कालिंदी है, भानुजा है, कृष्णा और गोमती। इसमें बताइए, कृष्णा और गोमती, तो कृष्णा क्या यमुना का कृष्णा उसका दूसरा नाम है या नहीं है, या गोमती? तो इसमें क्या होगा, गोमती नहीं है, ठीक है, कृष्णा है। तो जब आप यमुना की बात करेंगे तो उसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कालिंदी हो गया, है ना, और भानुजा, कृष्णा, ये सारे इसी के नाम है, बट गोमती नहीं है। अगेन कुछ लैंग्वेज पे है, जैसे बघेली बोली किस भाषा समूह से संबंधित है? भोजपुरी से, अवधी से, बुंदेली से, मालवी से। तो आपका पता होना चाहिए कि भोजपुरी लैंग्वेज में क्या कौन कौन सी आती है, अवधी का कहाँ की है, और बुंदेली कहाँ की है, और मालवी कहाँ की है। सो जो बघेली है वो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विद द बुंदेली। तो जो बघेली जो लैंग्वेज है वो बुंदेली से रिलेटेड है, और भोजपुरी किस साइड बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी एंड मालवी। ठीक, अब देखिए कुछ कुछ ऐसे हमारे हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप बोलते से कंठस्थ से कौन से शब्द बोलते हैं, तालव्य से कौन से बोलते हैं, मूर्धन्य से कौन से बोलते हैं, ये पता होने चाहिए। जैसे तालव्य से हम बोलते हैं चा छा जा झा, और कंठ से बोलते हैं का खा गा गा, राइट। तो ऐसे ही मूर्धन्य से कौन से बोलते हैं, तो ये आपको तो इन्होंने पूछा है शा। तो जैसे ता था दा दा ना, है ना, तो ये मूर्धन्य में क्या आता है, ये मूर्धन्य से होता है, ठीक है। और तालव्य के कौन से होते हैं, चा छा जा, और कंठ से क्या होते हैं, का खा गा, ऐसे, ठीक है। ये क्लियर है ना, टा ठा ढा, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक। चा छा, ये इसके एग्जाम्पल है, तो आपको सबके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, तेल देखो तेल की धार देखो, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब अवसर की प्रतीक्षा करना, धनवान की महिमा करना, समय का ध्यान रखना, या परिणाम देखना। तो इसमें तेल देखो तेल की धार देखो, इसका हमें अवसर की प्रतीक्षा करना, मतलब सही समय का इंतजार करना, वो इस बेसिकली इस प्रोवर्ब का, इस मुहावरे का मीनिंग है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये आपको सब पता होना चाहिए। एग्जाम इज वेरी नियर, so I think you guys are well prepared for this exam. Now next question number 23, संध्या शब्द का जो अयोग्य प्रयोग है, मतलब संध्या शब्द जो है चारों में यूज किया गया है, आपको बस इतना बताना है कि इसमें संध्या शब्द का सही इस्तेमाल किसमें नहीं किया गया है, राइट। तो इसमें क्या होगा, संध्या समय हो गया है, संध्या का समय हो गया, तो ये गलत है। संध्या नदी में स्नान करी है, तो ये हमारा ये जो पूरी तरह से हमने गलत इसको इस्तेमाल किया, ये हमारा सही है। मैंने संध्या को बुलाया है, संध्या प्रार्थना है, तो ये सब हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, बट संध्या नदी में स्नान करी ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत शब्द। अगेन लास्ट पेपर में भी हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो तद्भव तत्सम पे बेस्ड थे। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो डायरेक्टली संस्कृत से लेते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो हम संस्कृत से लेके बट उसको चेंज कर देते हैं, ठीक। सो लाइक जैसे इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है तो आपको बताना है, जैसे नाग तत्सम है, नाग कैसा शब्द है, तत्सम है, ठीक। सिंह कैसा, ये भी तत्सम है। क्षेत्र कैसा, ये भी तत्सम है, ये तद्भव है, ये क्या है हमारा, तद्भव है, तो ये तत्सम नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसका इसका जो तत्सम होता है वो हस्ती होता है, हस्ती, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जो डायरेक्ट हम संस्कृत से लेते हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं, जो हम जो संस्कृत से लेके चेंज होते हैं उसको तद्भव बोलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग रीड करिए।
फिर इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 25। सही लोकोक्ति का अर्थ सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसमें क्या होगा, ये सभी को पता होगा। अगेन एक लोकोक्ति है, इसमें इस पेपर में कुछ थोड़े ज़्यादा ही आपने मुहावरे हैं। सो ये लास्ट है हमारा हिंदी सेक्शन का क्वेश्चन कि सही लोकोक्ति का अर्थ है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब दोनों पक्षों का लाभ बिना हानि के कार्य सिद्ध होना, छल से काम निकालना, किसी को ठगना, या दोनों पक्षों का लाभ नहीं, बिना हानि के कार्य सिद्ध करना, ये इसका आंसर है। नाउ अब हम आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। तो इंग्लिश सेक्शन पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पैराग्राफ पे बेस्ड होंगे और फिर हमारे कुछ ग्रामर पे एंड इंटरनेम्स, सिनोनिम्स एंड कुछ एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उस पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कुछ क्वेश्चन है जो हमारे डायरेक्ट पैसेज पे बेस्ड है। 26 से लगभग हमारे 26 से 30 और यू कैन से हाँ 30 तक तो होंगे ही होंगे। सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 26 to 30। ठीक है, सो सबसे पहले हम पैसेज रीड करते हैं। India has witnessed tremendous economic progress over the last few decades. However, this growth has not been equally distributed. Okay, so this growth is not been equally, जो आपको important line लगती है वो आप उसको underline भी करते जा सकते हो। Not equally distributed. Millions still remain below the poverty line and issues of inequality continue to dominate social debates. Education and health care are vital for empowerment, yet access to them is uneven. While the nation aspires to be a global power, it cannot ignore the struggles of its weakest citizens. True progress will be achieved only when every individual, irrespective of caste, gender, or reason, gets equal opportunity to grow and participate in nation building. ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दिस पैसेज इज मोस्ट लाइकली टेकन फ्रॉम, ठीक है, आपको बताना ये पैसेज जो है वो मोस्टली कहाँ से लिया गया है। सो ट्रेवल डायरी नहीं, सोशल रिफॉर्म ऐसे यस, ठीक है, तो ये हो सकता है, एक्चुअली यही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड एम्पावरमेंट इन द पैसेज मीन्स, जो यहाँ पर वर्ड एम्पावरमेंट मेंशन किया है तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, सोशल है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन का इसका मीनिंग है, या फ्रीडम फ्रॉम द कोलोनाइजेशन। तो आपको बताना है जो यहाँ पर एम्पावरमेंट हमने शब्द यूज किया है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से ये शब्द जो है यहाँ पर इस पैसेज में एक्चुअली रिलेवेंट है। So its answer will be B. Now question number 28. Question number 28. सीधे क्वेश्चंस हैं जो पैसेज पे बेस्ड है। So pick the wrong statement. Growth has been equally distributed among all Indians. Access to health care is still uneven. Education is vital for empowerment. India aspires to be a global power. आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होगा, कि आपको रॉन्ग बताना है, ठीक है। सो ग्रोथ हैज बीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल इंडियंस, is it true or not? So not, it is not true, because growth is not equally distributed among all the students. It's completely wrong. It's completely wrong. So this will be the correct answer for this question. Question number 29. द सिनोनिम ऑफ द फ्रेज ट्रू प्रोग्रेस, यहाँ पे बताया गया ट्रू प्रोग्रेस का क्या मीनिंग है इस पूरे पैसेज में जिसमें हमने प्रोग्रेस, ग्रोथ इनकी बात करी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू प्रोग्रेस? ट्रू प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, सुपरफिशियल डेवलपमेंट, जेन्युइन एडवांसमेंट, लिमिटेड ग्रोथ और रैपिड एक्सपेंशन। तो जेन्युइन एडवांसमेंट की बात करी गई हियर इन दिस पैसेज, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स अबाउट ट्रू प्रोग्रेस इज जेन्युइन एडवांसमेंट।
According to the author, real progress can be achieved only when economic growth is concentrated in cities. Every citizen gets equal opportunity. India ignores its weak sections. Education is denied to the certain groups. आपको ये बताना है कि इस पूरे पैसेज के अकॉर्डिंगली ऑथर किस बारे में बात करना चाह रहा है कि अगर हमें इक्वली प्रोग्रेस अचीव करनी हो तो क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह के रिफॉर्म हम कर सकते हैं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सिटीज, ये तो नहीं होगा क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्सेंट्रेट कर देंगे सिटी वाइज, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल. सो एवरी सिटीजन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. इंडिया इग्नोर्स, यस. सो एवरी सिटीजन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर ये इसको प्रोग्रेस में लिया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 31. Question number 31. Consider following statements and choose the correct option. The semicolon is used. So इसमें आपको बताना है कि सेमीकोलन किस में यूज किया जा सकता है. जो यहाँ पर क्या है, टू लिंक. कब कब यूज करते, टू लिंक टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट. सो क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है कब कब हम सेमीकोलन यूज करते हैं. यस, तो दो सेंटेंस को यूज करने के लिए और किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आप सेपरेट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. ठीक है. सो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. आई थिंक ये सभी को आंसर ही पता होगा. क्वेश्चन नंबर 32. चूज द करेक्ट वर्ड विच expresses the meaning of the underlined word in the sentence given below. आपको बताना है इसका ये जो वर्ड है, मतलब इसका मीनिंग एक तरीके से पता होना चाहिए एप्लॉम का क्या मीनिंग होता है. एंड जो ये सेंटेंस में यूज किया गया है, तो नर्वसनेस है, इग्नोरेंस है, हेजिटेंस और कॉन्फिडेंस. तो आपको ये बताना है कि इसमें इसका क्या मीनिंग है, मतलब एप्लॉम का मीनिंग क्या है सेंटेंस में. तो इसका नर्वसनेस नहीं होता, इग्नोरेंस नहीं, हेजिटेशन नहीं. एप्लॉम का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस. सो एप्लॉम का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस. ठीक है. Now question number 33. Fill in the blank with the appropriate word. Neither of the students present in the class yesterday. So जब भी neither nor हम इनका यूज करते हैं, either और का यूज करते हैं, तो either और either के साथ और लगता है, लेकिन अगर सिंगली ऐसे यूज करें neither और either, तो उसके साथ हमेशा ये ऐसे नहीं आता, मतलब प्लूरल का नहीं आएगा वर्ड. वर, आर, हैव बीन, क्योंकि तीनों ही किसको डिफाइन करें, प्लूरल को. तो क्या होगा, वॉज. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज. क्लियर हुआ. 33 में क्या, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे. ठीक है. चेंज द वॉइस. आपको अगेन जैसे एक्टिव पैसिव से टुमारो क्या हो जाता है, टुमारो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको कुछ रूल पता होना चाहिए. अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, अगर कोई सेंटेंस दिया है तो चेंज होकर किस में जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है एंड जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट बाई यूज करके, एंड देन कुछ हम उसमें चेंजेस भी करते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं किसकी बात करिए. चेंज द वॉइस. दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाई टुमारो. तो टुमारो तो क्या होना चाहिए, द प्रोजेक्ट. ठीक है. और यहाँ पर कौन सी वर्ब है, विल हैव. तो विल हैव जो होगा उसके साथ बीन आ जाएगा. द प्रोजेक्ट विल हैव बीन, और फिर क्या है, कंप्लीटेड. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड बाय देम. ठीक है. देख लेते हैं कौन सा सही. द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई टुमारो. हाँ ठीक है. द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई टुमारो. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following is correctly punctuated? It's raining outside, isn't it? It's raining. आप देखिए. सो अब अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर इट्स होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, है ना, यहाँ नहीं है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए. अब बी एंड सी में देख लीजिए. इट्स रेनिंग यहाँ तक सेम है, आउटसाइड यहाँ तक भी सेम. इजंट इट, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, इट इज रॉन्ग. दिस वन इज द करेक्ट.
So option B is correct one. 36. 36 देखिए, ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड ही सक्सीडेड, आपको इसको कन्वर्ट करना है ना, तो इसको ट्रांसफॉर्म करिए, बहुत इजी क्वेश्चन, ही वर्कड हार्ड ही सक्सीडेड, तो पहला देखिए ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, एंड ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड, एंड ही वर्कड हार्ड देयरफॉर नो, देखो साफ साफ ये गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ही सक्सीडेड, वो सफल हुआ बिकॉज ही वर्कड हार्ड, सो दिस विल बी द करेक्ट वन. 37. 37 में क्या बात हो रही है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो इन द टॉवेल, इसका क्या मीनिंग है, टू सरेंडर, टू फाइट ब्रेवली, टू क्लीन समथिंग, टू इंसल्ट समवन, टू थ्रो इन द टॉवेल, तो क्या होगा 37 का, क्या होगा, टू सरेंडर, है ना, ये टू फाइट ब्रेवली नहीं, टू क्लीन समथिंग नो, इट्स इंसल्ट नो, टू सरेंडर, ठीक. 38. सो क्वेश्चन नंबर 38 रीड करिए, फाइंड द मिसप्लेट, जो इसकी आपको देयर आर द 4 ऑप्शंस, इसमें आपको बताने कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है ना. सो देखिए, एकोमोडेट, एकोमोडेट की एकदम सही है, रिकमेंड ये भी सही है, एंड अकर्ड ये गलत है, अकर्ड हम कैसे लिखते हैं, OCCURRED, यहाँ पर सिंगल आ रहा है, ओके, सो दिस विल बी द, ये गलत है तो इसके लिए आंसर ये होगा, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39. 39 ठीक. चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिटिगेट, तो मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, रिड्यूस करना, तो एलिवेट, इंटेंसिफाई, लेसन, रिलीफ, तो ये दोनों तो देखो नहीं होंगे, एलिवेट दूसरी तरीके से होता है, इंटेंसिफाई मतलब बहुत बड़ा जगह, तो ये होगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. 40 में किसकी बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस. सो शी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, तो इसने बोला है, उसने आपको क्या किया है, ब्लेस किया है, प्रेयर करी है एक तरीके से, एंड शी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, तो यहाँ पे क्या, शी विश्ड मी, विश नहीं किया है, शी प्रेड, शी सेड दैट, शी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट नहीं किया है, विश नहीं किया है, नॉर्मल सेड, तो शी प्रेड, पहले तो यही आ जाएगा, दैट God should, okay, God should bless me with the success, so this will be the correct answer. Question number 41. 41 देख लेते हैं, फिर हमारा मैथ्स का सेक्शन शुरू होगा. Which one of the following is not a valid step in scientific प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में वैलिड स्टेप नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जर्वेशन तो आप करोगे, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑब्जर्वेशन यू नीड, कुछ एग्जांपल्स लेते हो, कुछ ऑब्जर्व करते हो, देन उसके एनालिसिस करते हो, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन भी करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं, बट ब्लाइंड गेसिंग नहीं करते, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42. 42 में क्या बात करेंगे, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस, टू स्मेल अ रैट, टू सी डेंजर्स, टू बी सस्पिशियस, टू फील हैप्पी, टू फाइंड माउस, सो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 42. हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, उसके बारे में बात करेंगे, अगेन एक हमारा फ्रेज है, एंड 42 में यहाँ पे क्या, टू स्मेल अ रैट है ना, तो टू सी डेंजर नहीं, टू बी अ सस्पिशियस, ठीक है. Question number 43. Kindness kiss is related a facial expression, written language, voice modulation, group discussion. So kinesics जो होता है हमारा, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से मूवमेंट है ना, एक तरीके से मूवमेंट है, इसका मीनिंग यही होता है, तो रिटन तो नहीं होगा, वॉइस भी नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन नहीं, तो इट्स अ फेशियल एक्सप्रेशन. तो काइनेटिक्स सुनते हो ना, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, तो काइनेटिक्स वहीं से आया, तो फेशियल एक्सप्रेशन. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होगा. सो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन इज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, अच्छा
अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। सो omnipotent, omniscient, omnipresent, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेमिशियस। तो ऑमनी प्रेजेंट क्या होता है, जो हर जगह एवरीवेयर प्रेजेंट है, तो ये ऐसा नहीं है जो नोज, हु नोज एवरीथिंग। ऑमनिशेंट, ऑमनीपोटेंट क्या होता है, हु हैव ऑल द अथॉरिटी, ठीक, ऑल द पावर, तो ऑमनिशेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ग्रेपेवाइन, रिसर्च रिपोर्ट, ऑफिशियल मेमो, एनुअल स्टेट। पहले इसको समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, मतलब अपने सीनियर से डिस्कस करना, मतलब नॉट अ फॉर्मल वे। सो ये क्या होता है, ग्रेपेवाइन होता है। रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, ये इनफॉर्मल नहीं है। ऑफिशियल मेमो, ये तो बिल्कुल नहीं है। एनुअल स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो दिस इज अ ग्रेपेवाइन। डिडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, जो डिडक्टिव रीजनिंग है इज बेस्ड ऑन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, बोथ डायरेक्शंस इक्वली और नीदर ऑफ दीज। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो इज बेस्ड ऑन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, या कैसे, ठीक है। तो डिडक्टिव जो हमारी रीजनिंग होती है वो क्या होती है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होती। डिडक्टिव रीजनिंग होती है एक जनरल से पर्टिकुलर, ओके। फ्लो चार्ट इन प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट, जो एक फ्लो चार्ट हम किसी प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, अनरिलेटेड डायग्राम्स है, या रैंडम प्रोसेसिंग तो नहीं है, अनरिलेटेड डायग्राम्स भी नहीं। आपको सिर्फ इन दोनों में आपको ना एक वो भी आना चाहिए कि डिलीट करना भी आना चाहिए, एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, कि अगर आप एलिमिनेशन से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस या लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, तो ये क्या होगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एक पूरी तरीके से आपने देखा होगा ना कि पूरी तरीके से एक सीक्वेंस होता है, जब फ्लो चार्ट बनाते हैं देयर इज अ सीक्वेंस ना, कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, तो देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंस फॉर एनी प्रोग्राम और फॉर एनी रिपोर्ट और समथिंग। नाउ मैथ्स हैज बीन स्टार्टेड, अब हम कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पे बेस करेंगे, फिर हमारे कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे या इस तरह से कुछ बेस्ड होंगे, ओके। सो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, है ना। तो ये देखते हैं, आपको ABCD पता ही है ना, एक बार लिख लीजिए ABCDEFGHI, राइट। सो देखो यहाँ पर A के बाद क्या आया है, B के बाद क्या आया, C के बाद क्या आया, D, एंड D के बाद क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात E आया, ठीक है। अब इन्होंने बैक से शुरू किया, तो आप भी लिख लीजिए Z, Y, X, ठीक है। फिर X के बाद है क्या, W और U, V, ठीक। सो देखिए Z आ चुका है, Y आ चुका है, X आ चुका है, W आ चुका है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, V। सो EV, सो इट्स आंसर विल बी EV। क्लियर है, बहुत ही सीधा और स्ट्रेट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ सीधी सीधी बात कर रहा है कि आपका जो सीक्वेंस इसमें कुछ लगा है, कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हो, तो वो किस तरह से है। तो A के बाद B आया, आपको साफ साफ दिख रहा है दूसरे वाले स्टेप में, और Z के बाद पहले वाला लिया, -1 किया बेसिकली। सो आप उस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। 49 को देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BA इज 3, मतलब यहाँ पर BA को 3 बोला गया है, DE को क्या बोला गया है, 9। आपको आंसर देना है HI क्या होगा, क्लियर है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, क्यों BA जो है हमारा वो 3 है। सो B की पोजीशन अल्फाबेट में क्या होती है ना, 2 सेकंड पे आता है, एक इस पे आता है, 1 पे आता है, इन दोनों को ऐड कर दे 3 आ गया। इसमें भी चेक करते हैं, D किस पे आता है, 4 पे, और E किस पे आता है,
5 पे, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया 9 आ जाएगा, ठीक। और ये 8 पे और ये क्या आता है 9 पे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 17, तो आंसर हो जाएगा 17। क्लियर है ना, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यू नीड टू ओनली सर्च आउट पोजीशन ऑफ दीज अल्फाबेट इन पूरे उसमें ABCD। B किस नंबर पे है 2, A किस नंबर पे 1, C किस नंबर पे 3। क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए 50 क्या है, अगेन एक सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2, 6, 12, 20, 30, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 2 आया है, ठीक है, फिर 6 आया है, तो आपने देखना 6 कैसे आएगा, 12 कैसे आया है, 20 कैसे आया है, देन 30 कैसे आया है, देन नेक्स्ट हमारा टर्म क्या होगा, ठीक। सो देख लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 2 स्क्वायर प्लस 2, देखो 4 प्लस 2 6 हो सकता है, यही लिखा हुआ था। 3 स्क्वायर प्लस 3, क्या है ये 9 प्लस 3 12 लिखा है, यस सेम है। एंड 4 स्क्वायर प्लस 4, ठीक 20, यस इट इज सेम। एंड यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस 5, तो 25 30, तो यस इट इज सेम, तो 30। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट बताना है, तो 6 स्क्वायर प्लस 6, 36 प्लस 6, 42 विल बी द नेक्स्ट वन। आपको एक फ्लो समझ में आया कि आप किसी नंबर को स्क्वायर कर दो और उसमें वही नंबर ऐड कर दो, तो वही आ रहा है ना, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5, एंड नाउ नेक्स्ट नंबर विल बी 6 स्क्वायर प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A student knows cheating is wrong, yet he cheats in the exam due to peer pressure. This internal conflict is called social harmony, value adjustment, group dissonance, cognitive dissonance। क्या होगा इसका, आप आंसर बताइए। 51 का सीधा सीधा आंसर क्या होगा, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा। ये क्लियर इसका मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट ऑफ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर इंटीजर, व्हाट इज द नंबर। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर हम कोई नंबर लें और उसका हम स्क्वायर रूट लें और हम उसका क्यूब रूट लें, ठीक है, और दोनों ही इंटीजर हो, तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। इफ बोथ द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, एंड व्हाट इज द नंबर। तो देखो 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 का, अगर 4 क्या किसी का स्क्वायर रूट है, हाँ है 2 का, लेकिन क्या 4 किसी का क्यूब रूट है, नहीं है, तो नहीं होगा क्योंकि 4 किसी का भी क्यूब रूट नहीं है। 8 की बात करें तो 8 किसी का क्यूब रूट तो है 2 की पावर 3, मतलब 2 इसका क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर रूट है क्या, नहीं है, सो ये भी नंबर नहीं होगा। 16 की बात करें तो 16 4 का स्क्वायर तो है, लेकिन 16 किसी का क्यूब है क्या, नहीं। बट 64 की बात करें तो 64 में क्या होगा, 8 का स्क्वायर है ये, मतलब 8 स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। एंड क्यूब रूट की बात करें तो 64 क्यूब रूट किसका होगा, 4 की पावर 3, तो 4 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 4 मीन्स हमारा 64, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाइए और इस पे आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इफ अ पर्सन continues to apply the same method to a new problem despite failure, it is called rigidity, conformation bias, functional fixedness or mental set.
आप मुझे बताइए इसका आंसर। अगर कोई पर्सन कंटिन्यूस एक ही चीज, एक ही मेथड बार बार अप्लाई कर रहा है और टू अ न्यू प्रॉब्लम डिस्पाइट फेल्योर, इट इज कॉल्ड, मतलब अगर वो बार बार फेल हो रहा है फिर भी वो उसमें जो लॉजिक है वो बार बार वही लगा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि क्या आंसर होना चाहिए? रिजिडिटी, कन्फर्मेशन बाइस, फंक्शनल फिक्सनेस। देखो ये दोनों तो नहीं होंगे, फंक्शनल फिक्सनेस का कोई रोल नहीं और कन्फर्मेशन बाइस का भी नहीं है। इधर रिजिडिटी और मेंटल सेट, तो ये मेंटल सेट होगा, रिजिडिटी तो नहीं है। रिजिडिटी वो होती है कि अगर आपने किसी नए काम में नई भी चीज़, न्यू चीज़ भी लगाई, आपको लोग मना कर रहे हैं कि आप ये मत करिए, फिर भी स्टिल यू आर डूइंग, उसको रिजिडिटी बोलते हैं। लेकिन रिजिडिटी वो नहीं होता कि किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करना, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द आपको आउटपुट नहीं आ रहा, स्टिल यू आर यूजिंग, दैट विल बी द मेंटल स्ट्रेस। फंक्शनल फिक्सनेस जनरली रिजल्ट्स इन, जो फंक्शनल फिक्सनेस होती है, फिक्स्डनेस, वो क्या होती है? क्रिएटिव थिंकिंग होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। ब्लॉकिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन, फैसिलेटिंग रीजनिंग, इन्हांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इन्हांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होती। फंक्शनल रिजिडिटी की बात करें, फिक्सनेस की बात करें, तो ये सब ब्लॉकिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। ये प्रॉब्लम के जो है, मतलब जो सोल्यूशन, उसको ये डायरेक्ट हमारा रिलेट करेगा ब्लॉकिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 क्या है? अगेन एक मैथ्स पे क्वेश्चन है, स्पीड एंड ट्रेन पे। अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ। तो देखो ये ट्रेन है और इसकी लेंथ है 120 मीटर, और ये इस अपने से डबल, मतलब डबल प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने जा रहा है। तो 120 प्लस 120 कितनी लेंथ हो गई उसकी? 240, ठीक। एंड कितने में कितने टाइम में वो क्रॉस कर दे रहा है? 20 सेकेंड में। कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। तो स्पीड क्या होगी? सो यहाँ पर देखें, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस टोटल लेना, ट्रेन का भी लेना है एंड प्लेटफॉर्म का भी लेना है। सो 120 प्लस 240, ठीक है, एंड डिवाइड बाय टाइम, मतलब 20 सेकेंड, मीन्स कितना है हमारा? 0, 6 एंड 3 एंड डिवाइड बाय 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? आ गया 18, ठीक है। और 18 हमारा क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, सो लगभग 64.8 किलोमीटर पर आवर। इजी था क्वेश्चन। आपको ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ को कंसीडर करना है, दैट विल बी द कंप्लीट लेंथ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा जो है क्लॉक पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। अ क्लॉक इज 4 मिनट्स स्लो ऑन मंडे एट 12 नून। मतलब जो ये मंडे है, दिन में 12 बजे, ये ऑलरेडी 4 मिनट स्लो थी। क्लियर हुआ? जब आपने मंडे को दिन में 12 बजे देखा तो ऑलरेडी हमारा जो घड़ी था वो 4 मिनट स्लो थी। मतलब जब 12 रियल में बजे थे तो उसमें क्या बजे होंगे? 11:56। ओके। अब क्या कह रहा है भाई कि एंड 6 मिनट फास्ट हो गई वो ऑन वेडनेसडे। मतलब वेडनेसडे तक आते आते क्या हो गया? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। वेडनेसडे 12 नून, मतलब यहां तक आते आते वो 6 मिनट फास्ट हो गया, ठीक। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि 12 नून मंडे से 12 नून वेडनेसडे तक कितना टोटल आवर्स कितने हुए? टोटल आवर्स कितने हुए? टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे? 24, 12 मंडे, 12 ट्यूसडे, 24, 12 ट्यूसडे और 12 वेडनेसडे, कितना हो जाएगा? 24, 48 आवर्स। आप इसको समझने की कोशिश करना। और पहले वो 4 मिनट स्लो था, अब वो 6 मिनट फास्ट हो गया, तो टोटल टाइम गेन कितना हुआ है? 10 मिनट्स का। टोटल टाइम गेन कितना हुआ है? 10 मिनट्स का। तो आप समझना 10 मिनट्स उसको, उस प्रॉपर जो वॉच है, जो क्लॉक है, वो 10 मिनट्स गेन कर लेती है कितने आवर्स में? 48 आवर्स में। तो 1 मिनट कितने आवर्स में गेन करती है? देखो यहाँ पर 10 मिनट्स क्लॉक गेन करती है in 48 hours. So 1 minute 4.8 hours में। क्लियर है ना? ठीक। अब मुझे बताओ कि मंडे को 12 बजे वो कितने मिनट लेट थी?
4 मिनट लेट थी ना, तो जब 1 मिनट 4.8 आवर्स में गेन करती है तो 4 मिनट कितने में गेन करेगी? 4.8 इंटू 4 में, ठीक है, 19.2 आवर्स उसको लगेंगे प्रॉपर टाइम बताने में। कब से? 12 बजे मंडे को। तो जो दिन में 12 बजे थे उसमें 19.2 ऐड कर दो, ठीक है। जो दिन में बजे तो 12 ये हो गया, रात के 12 बज गए, और 12 से ये 7, तो मतलब मॉर्निंग, ट्यूसडे की मॉर्निंग 7:12 AM पे उसकी घड़ी सही हो चुकी होगी। मतलब इन्होंने बोला तो व्हेन डिड द क्लॉक शो द करेक्ट टाइम, वो ट्यूसडे की सुबह 7:12 पे एकदम सही टाइम बता रही होगी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है? टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड है? टाइम एंड वर्क पे। ये आप एक बार ट्राई करिए कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। If 24 men complete a work in 32 days, ठीक, सो टोटल वर्क कितना हो गया है? टोटल वर्क निकाल लो, 24 इंटू 32 हो गया, ये टोटल वर्क है। इन हाउ मेनी डेज विल 48 men, अब इसी काम को 48 men कितने दिनों में करेंगे? तो दिस वर्क डन इज डन बाय 48 men will be 24 into 32 divided by 48, मतलब 2 1 2 2 2 2 2 4 16 days, तो इट्स आंसर विल बी 16। यूनिटरी मेथड लगा दो, आप कैसे भी कर सकते हो, है ना, कि इतने दिन ये काम इतने लोग कर रहे हैं, इतने टाइम में कर रहे हैं, तो 48 men कितने हैं उसमें करेंगे, तो इट्स आंसर विल बी 16। आसान क्वेश्चन था। फिफ्टी एट पे क्या है भाई? 2 पर्सन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, 2 पर्सन है यहाँ से रनिंग करना शुरू कर दे सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द लेंथ 400 मीटर, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है वो 400 मीटर का, मतलब उसका पेरीमीटर है 400 मीटर है, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। स्पीड एक की 7 और एक की 13 है। जब आप अपोजिट में मूव करते हो तो अगर एक दूसरे को क्रॉस करोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी? तो आप जब अपोजिट में मूवमेंट करोगे तो स्पीड ऐड होती है, जब आप सेम में मूवमेंट करते हो तो आप जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? 7 + 13 दैट मीन्स 20, एंड किस में? मीटर पर सेकेंड में। एंड लेंथ कितना आपको कवर करना था? 400 मीटर। नाउ क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फर्स्ट टाइम, सो कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या? स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 400 और स्पीड कितनी है? टोटल 20, सो 20 सेकेंड के बाद, ठीक। सो इट्स आंसर विल बी 20 सेकेंड। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन को देखते हैं। 59 के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एंड सिलेंडर क्या होता है, सेमी हेमिस्फेयर क्या होता है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कोन्स, तो कोन्स का हमारा वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h, ठीक है। ये हमारा उसका वॉल्यूम होगा। सो जो वॉल्यूम है उसको उस पे बेस हम देखते हैं वाला क्वेश्चन, और उसका सरफेस एरिया क्या होगा? कौन है तो πr_l, एल क्या होती है उसकी? तिर्यक ऊंचाई। सो यहाँ पर देखें, द हाइट ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, तो 2 कोन है उसकी हाइट का रेशियो। तो मान लेते पहले की हाइट है h1, मान लेते हैं पहले की हाइट है h1, दूसरे की हाइट है h2, राइट। सो h1/h2 कितना गिवन है हमें? 5/7, क्लियर हो गया। एंड द वॉल्यूम्स, तो वन वॉल्यूम क्या होगा? मान लो पहले की रेडियस है r1, तो 1/3 πr1² h1 डिवाइडेड बाई 1/3 π
R2 स्क्वायर H2, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो गिवन है 125 डिवाइड बाई 343, और यू कैन से ये 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। वट एवर इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन इन दिस क्वेश्चन आई जस्ट मेंशन इन दैट। दोनों का वॉल्यूम गिवन था, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। एक की रेडियस R1 मानी है, दूसरी की रेडियस R2 मानी है, और एक का H1 H2 का रेशियो ऑलरेडी वी नो दैट। नाउ क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है बेसिकली कि जो उनका R1 बाई R2 का रेशियो बता दो। ठीक, तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई पाई। ठीक, H1 बाई H2 हमें कितना पता है, तो R1 स्क्वायर बाई R2 हमें पता नहीं है, और H1 बाई H2 तो हमें ऑलरेडी पता था 5 बाई 7, यहाँ रख दीजिए। तो 5 का क्यूब डिवाइड बाई 7 का क्यूब, तो ये यहाँ से एक पावर इसको कम कर देंगे, तो क्या आया फाइनली, R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, तो R1 बाई R2 कितना आ जाएगा हमारा 5 बाई 7, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो 5 बाई 7। ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं किया गया है, बस सीधा सीधा जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने से फॉर्मूले में सही तरीके से रखा है और हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इरेज कर देते हैं ये पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने चेंज करा दिया था क्योंकि आंसर हमारा इसी में मेंशन हो गया था। सो क्वेश्चन नंबर 61। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 किसके बारे में बात कर रहा है वो देखिए, स्टेटमेंट है मोबाइल फोन्स शुड बी बैंड इन क्लासरूम, आर्गुमेंट दिया गया है ना, मोबाइल फोन शुड बी बैंड इन क्लासरूम। क्यों बैन होना चाहिए, मोबाइल फोन को क्यों बैन होना चाहिए, इन्होंने इसका आर्गुमेंट दिया है कि yes they distract students from studies, no they help in learning through internet resources। so आपको बताना है कि कौन सा इसको सपोर्ट करने के लिए, आर्गुमेंट के लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग, मतलब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो देखो पहला भी है yes they distract students from the study, it's completely true, एंड सेकंड भी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अगर सही तरीके से इंटरनेट का यूज़ करें सो आपको बहुत अच्छे लेवल पे उसकी हेल्प हो जाएगी। तो बोथ 1 and 2 स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। 62 which of the following is best represented by cumulative frequency curve और गिव। तो देखो जो ये तो क्लियर है कि मोड तो नहीं होता ना, बेस्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो मीडियन का ही होता है। ओके, सो दैट विल बी द मीडियन ओनली। क्वेश्चन नंबर 63, चलो क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें कैसे और कैसे होगा। 15 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। 15 ऑब्जर्वेशंस टोटल है। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 15। इफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ही एवरेज होता है। ओके, एवरेज का सेकेंड नेम होता है अरिथमेटिक मीन। अगर स्टार्टिंग के 8 का, अरे तो एवरेज क्या होता है, इज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ स्टार्टिंग 8 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो एवरेज स्टार्टिंग के 8 का ऑब्जर्वेशन कितना 18 है, सो 18 इंटू 8 144। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 8 लोगों का और वो आ गया सम। अब क्या गिवन है कि एंड लास्ट के 8 ऑब्जर्वेशन का है, तो लास्ट के क्या होगा, लास्ट के 8 का सम क्या होगा, लास्ट 8 सम क्या हो जाएगा, अगेन एवरेज इनटू टोटल। तो इनका एवरेज है 32 और टोटल नंबर कितने 8, 256। ठीक है,
सो जब आपने 8 + 8 करा है तो ये तो टोटल 16 हो गया, लेकिन हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस थे, 15 ही है। तो कोई एक नंबर है जो 2 बार ऐड हो गया है, राइट। तो इन्होंने बताया भी है कि एंड द मिडिल ऑब्जर्वेशन इज 24 एंड देन द मीन ऑफ ऑल 15 ऑब्जर्वेशन इज, इन्होंने बोला मिडिल जो है वो 24 है। तो अगर मिडिल 24 है तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन ले लीजिए दोनों का, उसमें से एक बार 24 माइनस कर दीजिए बिकॉज वो 2 बार ऐड हो गया है। सो यहाँ पर क्या आएगा हमारा बेसिकली 144 + 256 - 24। तो पहले ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 5 4 9 और एक 10, 3 1 2 1 3 और 4 -24, व्हाट यू विल गेट 376। ये हो गया हमारा सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मीन। तो मीन के लिए क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है और सम हमें मालूम है, इसको डिवाइड कर दीजिए 15 से, ये हमारा नया मीन आ जाएगा और यू कैन से एवरेज आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25.06 समथिंग आएगा, दैट आंसर विल बी 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि एक तरीके से नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है ना। तो इसमें 64 में किसकी बात हो रही है ये देख लीजिए एक बार आप। तो 64 में किसकी बात हो रही है कि द रिलेशन बिटवीन 8 एंड 27 इज सेम एज बिटवीन 64, मतलब 8 और 27 में कुछ रिलेशन है और वही 64 और किस में होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। सो 8 का मतलब 2 क्यूब और ये हो गया 3 क्यूब, मतलब जस्ट एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर देयर, राइट। सो यहाँ पे क्या है 64, आप क्या कर सकते हो, किसका होल क्यूब है, 4 का होल क्यूब है, तो ये 5 का होल क्यूब होना चाहिए। 5 का होल क्यूब क्या होगा 125। सो आंसर। चूज द नंबर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको इसमें बताने हैं कि कौन सा ऐसा कुछ कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा और किसी एक में सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा होगा, राइट। आप इसका आंसर बताइए, देख के ही आंसर आ जाएगा इसमें। तो 13 169, 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 15 स्क्वायर 225, 18 स्क्वायर 324, 12 स्क्वायर क्या 12 स्क्वायर 122 होता है, नो कितना होता है 144। सो ये आंसर गलत है, सिंपल। 66 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली यूज्ड इन एनिमल लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स। तो एनिमल लर्निंग एक्सपेरिमेंट में कौन से ऐसे टास्क हैं जो हम नहीं यूज करते, मेज लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स, सिलोलिज्म टेस्ट एंड ऑब्वियस सी बात है 66 की अगर हम बात करें तो सिलोलिज्म टेस्ट हम एनिमल लर्निंग एक्सपेरिमेंट में नहीं यूज करते। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है कि फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर। सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कमिटी है, देखो एनसीआर आपको यूज करना है। एनसीआर मीन्स क्या होता है कि एन थिंग्स में से आर आपने का कॉम्बिनेशन किया है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कमिटी बनाना है 4 लोगों की, ठीक, इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 6 मेन, मतलब मेन कितने हैं देखिए इधर, मेन कितने 6 और वुमेन कितनी है 5। और कमिटी बनाना, इन हाउ मेनी वेज कैन द कमिटी बी फॉर्म्ड इफ इट मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 2 वुमेन। सो 5 वुमेन है और 6 मेन है और कमिटी बनेगी 4 लोगों की, ठीक। तो किस किस तरीके से बना सकते हो। सो यहाँ पर देखिए पहले केस में अगर हमने 2 मेन ले, 2 वीमेन, एटलीस्ट 2 वीमेन शुड बी देयर, तो हमें 2 मेन लगाने पड़ेंगे क्योंकि 4 है। अगर हमने यहाँ पर 3 वीमेन ले ली तो यहाँ 1, अगर हमने 4 ले लिया वीमेन तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको आप बस परफॉर्म करना है। तो 2 मेन सेलेक्ट कर रहे हो, कितने में से 2 मेन सेलेक्ट कर रहे हो 6C2 इंटू 5C2, ये क्या हो जाएगा 6C1 इंटू 5C3, ये क्या हो जाएगा 6C0 इंटू 5C4, ठीक है।
इसको बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 5 6 6 यहाँ पर देखो क्या आएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इन बस 2 तो 2 3 ज़ा और ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 2 तो ये आ गया 5 3 ज़ा और 15 और 150 आ गया हमारा पहले का। ठीक है, ऐसे ही जब आप दूसरा और तीसरा भी सॉल्व करेंगे तो दूसरे में हमारा आ जाएगा 60 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 ओनली। जब आप काउंट करेंगे 150 प्लस 60 प्लस 5 सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50 ये 215 कोई ऑप्शन है 215 ways are there to make a committee where at least two women should be there। ठीक है, 2 women होंगी वहां पर तो कितनी तरीके से आप उसको बना सकते हो 215 वेज के अकॉर्डिंगली आप उसको बना सकते हो। ठीक, तो पीएनसी में भी बहुत बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हम्म 68 number question, which one of the following years will have the same calendar as 2012? पहले आप मुझे बताइए, मैंने पहले भी सॉल्व कराया आपके लास्ट ईयर के सॉरी नेक्स्ट लास्ट प्रीवियस पेपर में कि जब भी कभी कोई भी कैलेंडर है और वो लीप ईयर हो, लीप ईयर मतलब 4 से डिवाइड हो जाता है, 2012 इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय 4 करेक्ट। तो इसमें कितने और डेज होते हैं 2 और डेज होते हैं। तो अगर लीप ईयर है तो वो अपने को रिपीट करता है 28 ईयर्स के बाद। कब रिपीट करता है 28 ईयर्स के बाद। तो इसमें 28 ऐड कर दीजिए 2040 तो डायरेक्ट आंसर है। ठीक, ये कैसा आंसर है डायरेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल मैनर। तो लेटर, पहले लेटर फिर वर्ड बनता है फिर सेंटेंस बनता है पैराग्राफ बनता है। तो 1 2 3 4 पहले क्या आता है लेटर आता है फिर वर्ड आता है फिर सेंटेंस आता है फिर पैराग्राफ होता है। इट इज वेरी ऑब्वियस। सो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, अ बॉक्स कंटेन, एक कोई बॉक्स है यहाँ पर देखिए, एक कोई बॉक्स है। ठीक, इसमें रेड बॉल्स कितने, इसमें रेड कितने 5, ब्लू कितने हैं 4 एंड ग्रीन कितने हैं 3। 2 balls are drawn at random without replacement. What is the probability that both balls are of different colors? So पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक, सो यहाँ पर देखें कि उसको क्या चाहिए, उसको 2 बॉल्स चाहिए रैंडमली बट वो दोनों ही विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर डिफरेंट, 2 बॉल पिक करने और दोनों ही कैसे होने चाहिए, डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। तो पहले हमें देखेंगे सेम कलर कब कब आ सकता है। ठीक, तो सेम कलर 2 अगर हम इसके ले लें मतलब 5C2 ways are there to select 2 balls from the red। तो ये 10 तरीके हैं, इसको सॉल्व करोगे ना 10 आएगा। 4C2 ले लो। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 3 2 और 2 6 वेज आ गए। और 3C2 अगर ले लोगे तो ये 3 आ गए। तो मतलब ये वो वेज या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, या मतलब अगर 2 आपने इसके ले लिए तो सेम कलर आ सकता है, 2 इसके ले लिए सेम आ गया, 2 इसके ले लिए सेम आ गया। अगर एक एक लोगे तो अलग होगा ना। तो हम ये पहले देख लेते हैं कि ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। गॉट इट। तो यहाँ पर सो देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कितने थे हमारे 2, टोटल हमारे कितने हैं, आपको 2 बॉल्स लेने और टोटल है कितने
आपको कितने में से 2 लेने, 5, 4, 9 और 11, 12, 13, सो 13 टोटल बॉल्स हैं, 13C2, ठीक है। सबसे पहले आप 13C2 को सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, जब आप 13C2 को सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपको इसको सॉल्व करिए तो आपको आ जाएगा कि 2 बॉल्स आप किस तरह से ले सकते हो, ठीक है। सो जब आप ये कितने हमारे बॉल हैं, 5 9 12 है, सॉरी 12C2, तो जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 66। तो 2 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 66, तो ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए हैं यहाँ पर, 66। और अगर अभी हम ये मान के चल रहे हैं फेवरेबल आउटकम, मतलब दोनों के दोनों सेम कलर के हों, पहले हम ये निकाल लेंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे तो दोनों डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सेम कलर वाले कितने टोटल हैं, 10 + 6 16 और 16 और 3 19, ठीक है। सो 19 ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हुई टू गेट 2 balls ऑफ सेम कलर, ठीक। लेकिन हमें तो चाहिए डिफरेंट कलर्स, तो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसमें डिफरेंट है तो 1 माइनस कर दीजिए, 99/66, so your 66 minus 19/66, okay, so its answer will be 47/66, so its answer will be 47/66, got it? Question number 71. Question number 71. रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड्स, assertion है एक और रीजन है, रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड एंड रीजन दिया बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रेफर्ड लेटर। सेलेक्ट, ऑब्वियसली दोनों ही सही है, जो assertion दिया उसका जो रीजन है बोथ आर करेक्ट, सो बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो A इज द करेक्ट आंसर। 72, क्वेश्चन नंबर 72 में किसकी बात करी गई, अ शॉपकीपर बाइज 50 एप्पल्स फॉर ₹600, तो 50 एप्पल वो खरीदता है 600 में, सो 1 एप्पल क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 50, 12 रुपए का, ठीक, ये क्लियर है। एक एप्पल कितने का हो गया, 12 रुपए। ही सेल्स 40 एप्पल्स एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो वो 12 रुपए का खरीदता है, तो जब वो 40 एप्पल्स लेगा और सेम प्राइस में सेल कर रहा है तो कितना उसको कॉस्ट आया, 12 इंटू 40, 480 रुपीज का उसने सेल कर दिया, ठीक है, 480 रुपीज का उसने सेल किया, 40 एप्पल्स उसने सेल कर दिए एट द रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस ओनली, एंड द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने बचे पहले एप्पल आप ये बताइए, रिमेनिंग एप्पल हैं कितने, 50 माइनस 40, यही तो बचे 10 एप्पल हुए। अब उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा है, तो पहले वो कितने पे बेच रहा था, 12 पे, इसका 25 निकालो, तो 25% ऑफ 12, 3 रुपए, और मतलब 12 + 3, मतलब अब वो 25% मोर प्रॉफिट पे इसको बेचेगा, मतलब 15 रुपए का एक एप्पल बेचेगा। अब कितने एप्पल को बेचेगा, 10, सो कितने हो गए, 10 इंटू 15, सो कितना हो गया, 150, तो 150 रुपीज में वो रेस्ट 10 एप्पल को बेचेगा। क्लियर हो गई बात। अब इसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट, तो अब ये टोटल एसपी देख लो कितनी है, टोटल एसपी पहले वाले को 40 को तो बेचारे ने 480 में ही सेल किया है, अब नेक्स्ट ये 150 में सेल कर रहा है, तो टोटल एसपी कितनी हुई, 0 एंड 8 630, ठीक। अब आप बताइए 630 हो गया, एंड अगर और ये जो अगर ये प्रॉफिट में नहीं बेचता है ना 25%, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक, तो ये अभी उसको ये हो गया कि प्रॉफिट परसेंटेज टोटल एसपी ही हो गई, और अगर जैसे इसमें कितने का था 600 रुपीज की, उसने टोटल 50 एप्पल कितने में खरीदे थे, 600 रुपीज में, करेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एसपी माइनस सीपी
डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, सो 30 डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाई 600 इंटू 100 5, तो टोटल कितना परसेंटेज हो गया, 5%। आंसर विल बी 5%। सेवेंटी थ्री आप लोग रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 73 रीड करिए। सेवेंटी थ्री में क्या कहा गया, देखिए ए इज द ब्रदर ऑफ, हमने इसको प्लस से डिनोट किया, इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ, सी फादर है तो सी प्लस हो गया, प्लस फॉर मेन एंड माइनस फॉर फीमेल, और सी इज द फादर ऑफ ए। डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी इज द वाइफ ऑफ सी, तो ऐसे हो गया, वाइफ है तो ऐसे हो गया, ये दिस इज द, इसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं। एंड ई इज द मदर ऑफ डी, ई इज द मदर ऑफ डी, तो ये मदर हो गई। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई का बी से क्या रिलेशन, ठीक। सो ई क्या है, ई पहले देखो बी क्या है, बी ए का भाई है और ए के पापा हैं, सी उसके पापा हैं, तो जो बी के पापा भी सी हो गए और बी की मम्मी भी डी हो गई, तो मम्मी की मम्मी क्या हो गई, मतलब ई का ये ग्रैंड, मतलब बी की वो ई क्या हुई, ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, व्हेन अ पर्सन कंटिन्यूज टू ट्राई वन मेथड आफ्टर अनदर अंटिल सक्सेस इज अचीव्ड, इट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर, एल्गोरिथम, इनसाइट और डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 74, आप बताइए मुझे इसमें क्या होगा, ट्रायल एंड एरर होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट गारंटी अ सॉल्यूशन। इनसाइट क्या होता है, सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम। इनसाइट क्या होता है, सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए। डिडक्शन मींस क्या होता है, रीजनिंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। सो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बहुत सारा वो हिट एंड ट्राई कर रहा है, तो इसको क्या होगा, ट्रायल एंड एरर। सो इट्स आंसर विल बी ट्रायल एंड एरर ओनली। क्वेश्चन नंबर 75 में एक यहाँ पर इसको 2 to 5 डिग्री कर लीजिएगा, ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक था क्वेश्चन नंबर 75 में। तो रोहित इज फेसिंग वेस्ट, तो जो रोहित है, पहले देखो आप, ईस्ट ये होता है, ये वेस्ट होता है, ये हमारा है नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो रोहित इज जो रोहित जी हैं वो इधर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, एंड ही टर्न्स 45 टू क्लॉकवाइज, तो ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, ठीक। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे ये, तो मतलब यहाँ पे कहीं आ गए, ठीक। क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर गए 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे है। फिर 2 to 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब ये ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो 2 to 5 डिग्री को ब्रेक कर लो, देखो 2 to 5 डिग्री को 180 डिग्री के हिसाब से देखो, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, करेक्ट। तो 2 to 5 डिग्री जब आप इसको एंटी क्लॉक यहाँ पर है वो, और तो 180 डिग्री पहले मूव करा दो, तो 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ तक आ गया, ठीक। और उसके बाद 45 डिग्री, तो मतलब यहाँ आ गया, मतलब वो ईस्ट में होगा, ठीक। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यस, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब है हमारे पास और उसका साइड कैसा है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 12 है, ये 12, ऐसा करके पेंटेड ऑन ऑल, सारे फेसेस पे उसको पेंट है। इट इज देन कट इनटू द 1 सेंटीमीटर क्यूब स्मॉलर क्यूब्स, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। कितने ऐसे होंगे जिसमें 2 साइड ही पेंटेड होते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है।
सो पहले मुझे बताइए किसी भी क्यूब में एजेस कितने होते हैं? एजेस मतलब ये, इसको बोलते हैं, कितने हैं ऐसे, ठीक, कितने होते हैं? 12। कितने एजेस होते हैं? 12। और जितने कॉर्नर के क्यूब्स होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स के क्यूब होते हैं, आपने इसको टू साइडेड पेंट किया है। इन्होंने क्या किया है? टू साइडेड, देखिए इसमें a solid cube of side this is painted all its faces, तीनों को सारे फेस को पेंट किया. It is then cut into this smaller cube. How many of these colors are having the two faces colored? आपको बताने कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसमें सिर्फ दो साइड कलर हो. तो आप एक बताइए इसमें कितने कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएंगे? 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. जो स्टार्टिंग का ये क्यूब है, जो स्टार्टिंग का ये जो यहाँ पर भी तो एक क्यूब होगा ना, यहाँ पर भी एक क्यूब है, हर एज में जो दो क्यूब हैं, मतलब 12 हो गया. और इसमें जो स्टार्टिंग जो ये और ये हैं, इसमें ये दो आप माइनस कर दीजिए तो 10 ऐसे क्यूब होंगे यहाँ पर, जिसमें केवल इधर और उधर कलर होगा. जो कॉर्नर पे क्यूब होंगे ना वो 8 होंगे टोटल, और 8 जो है वो उस पे कलर नहीं हो, मतलब तीनों तरफ कलर होगा, राइट. सो एक एज पे कितने हो गए जो दो साइड पेंटेड? वो 10. और ऐसी कितनी एजेस हैं? 12. सो आंसर विल बी 120. Now next question. Question number 75. क्वेश्चन नहीं 75 हो गया था हमारा, 76 भी हो गया, 77. क्वेश्चन नंबर 77 के अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप कम्युनिकेशन के उससे देखते हैं तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हैं. देखिए पहला है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज. तो ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो. तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, सो पहला क्या है? सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज. सो सबसे पहले हमारा सोर्स आएगा विदाउट एनी डाउट, देन मैसेज होता है, देन चैनल एंड देन नॉइज एंड देन रिसीवर एंड फीडबैक. हमारा जो फीडबैक होगा वो सबसे लास्ट में होगा. स्टार्टिंग के ये 3, तो मतलब 1 2 3 एंड हमारा 1 2 3 एंड ये 6 एंड 4 एंड 5. देख लेते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है. 6 4 5, 1 2 3 6 4 5. यस दिस वन. तो दिस इज द करेक्ट वन. 78. Question number 78. Which is not a component of active listening. Active listening का component क्या है? Hearing yes, responding yes, interpreting yes, talking obviously not. Active listening means what? That you are not involved in any kind of talking. Okay. So question number 79. If 5x minus 3 is greater than 2x plus 9, which of the following is true? ठीक है, आपको ये बताना है. If 5x minus 3 is greater than 2x plus 9, which of the following is true? So देखिए 5x minus 3 is greater than 2x plus 9. इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. 5x minus 2x is greater than 9 plus 3. 3x is greater than 12. 3 4s are, so x should be greater than 4. So this answer will be x should be greater than 4. 80. क्वेश्चन नंबर 80. यस, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बात करिए, रीड करिए. क्वेश्चन नंबर 80. In communication, the process of converting thoughts into coded symbols, words, sign and gesture is called. Obviously decode, encoding होगा कि persuasion होगा कि interference होगा. क्वेश्चन नंबर 81 आंसर करिए प्लीज आप लोग. क्वेश्चन नंबर 81.
डिकोडिंग मीन्स क्या होता है? इंटरप्रिटेटिंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। और पर्सुएशन मीन्स क्या होता है? ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस समवन्स बिलीव और बिहेवियर। ओके, इनकोडिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू द सिंबल्स और मैसेज। इनकोडिंग मीन्स होता है कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू द सिंबल और मैसेज। तो यहाँ पर द कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू द कोडेड सिंबल, सो इनकोडिंग। 82. If the radius of the base of a cone is increased by 200% while height remains same, then the volume will increase by. अच्छा, so मान लेते हैं पहले कोन है, so पहले उसका वॉल्यूम ये था, ठीक, तो R1 R स्क्वायर कर दीजिए, तो न्यू जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई? 200% से इंक्रीज हो गई है, 200% ऑफ R1, ये हो गया न्यू रेडियस। सो R1 प्लस 200 डिवाइड बाई 100 इंटू R1, सो ये क्या आ जाएगी? 3R1, ठीक, ये हो गई न्यू रेडियस। सो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? न्यू वॉल्यूम की बात करें 1/3 पाई, और रेडियस क्या होगा? R स्क्वायर, मतलब 3R1 स्क्वायर इंटू H, ठीक, ये हो गया। तो अगर हम देखें, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? देन द वॉल्यूम विल इंक्रीज बाई, कितने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा? सो ये देख लो, पहले ये 1/3 पाई कॉमन है, तो ये आप हटा सकते हो। सो पहले है वॉल्यूम और एच भी कॉमन है, तो ये भी हटा सकते हो। सो ये हो जाएगा हमारा 9R1 स्क्वायर, और ये हमारा हो गया R1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, अब इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे? इस वाले जब भी कभी क्वेश्चन में हम आते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? तो देख लीजिए यहाँ पर, है ना। सो ये क्या हो गया? R1 स्क्वायर डिवाइड इंटू 100, तो डिफरेंस कितना हो गया? R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 100, R1 स्क्वायर कैंसिल, तो 800% से इंक्रीज हो जाएगा। अगर पहले रेडियस R1 थी, अभी रेडियस कितनी हो चुकी है उसकी? 200% से इंक्रीज हो गई है, तो न्यू जो वॉल्यूम होगा वो 800% से इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, Which one of the following is not a psychological barrier in communication? साइकोलॉजिकल जो बैरियर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर देखिए कि 83 में क्या है कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। सो पहला है प्रीजुडाइज। तो प्रीजुडाइज होता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर है या नहीं है? तो ये है, यस है, साइकोलॉजिकल बैरियर ये होता है। और उसके बाद क्या है? डिस्ट्रस्ट, यस है। टेक्निकल जार्गन, यस। ये फिल्टरिंग, यस। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर ये सारे हैं। Feedback is essential for effective communication because it helps the sender to know whether the message has been understood correctly or not. Question number 84, आपको बताना है कि ये सही assertion और reason सही है नहीं है या नहीं है। तो yes, it is true, A assertion is correct, and जो इसका reason है, both A and R true, and R explains A. 85, who has said management is the art of getting things done through people? किसने ऐसा बोला है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थ्रू? सो हमारे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 85, मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग द थ्रू इज फेमसली एट्रीब्यूटेड टू द मैरी पार्कर फोलेट। तो किसने बोला है? मैरी पार्कर, इनका फुल नाम है, ठीक। 85, 86, क्वेश्चन नंबर 86, a salesperson shows a customer a watch priced at 50,000 before showing a similar watch priced at 35,000. The customer feels that 35,000 is a good deal and decides to buy it. This scenario demonstrates confirmation bias, anchoring effect, availability heuristic और overall overconfidence bias. ये क्या होगा? So आप मुझे ये वाला आंसर करिए कि ये इसका आंसर क्या होगा। सो ऑब्वियसली बात है कि एंकरिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि पहले उसने क्या किया है? ज़्यादा प्राइस आपको शो किया एंड देन कम प्राइस किया है, तो
ये एंकरिंग इफेक्ट होगा बिकॉज व्हेन डिसीजन और एस्टिमेट्स आर बाइज्ड टूवर्ड द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मतलब अगर जो आपने पहले इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली अगर दूसरी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है तो उसको एंकरिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B start a business with capitals of 40,000, 60,000 respectively. After 6 months, C joins them with 50,000 if the total profit at the end of the year is 60,000. And then what is C's share of the profit? पहले ये 40,000 था, इन्होंने 12 months के लिए किया है, ठीक है, और ये 60,000 है, इन्होंने भी 12 months के लिए किया है, और लास्ट में कितना है, सी ज्वाइंस देम 50,000 पे ज्वाइन किया है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इन्होंने 6 मंथ के लिए किया है, करेक्ट, ये 12 मंथ 6 मंथ और ये ऐसा है, ठीक है। तो जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको रेशियो आ जाएगा 8:12:5, ठीक। अब ये ए का शेयर है, ये बी का है और सी का है, सो सी का शेयर कितना है 5, और इन सबको ऐड कर दीजिए 8 + 12 + 5 और इनटू प्रॉफिट कितना था 63,000, ठीक। सो 5 और बी 25 इंटू 63,000, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 6 ज़ा, ठीक है, 12,600, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 88, the sum of 3 consecutive prime numbers is 173. What is the largest of these primes? प्राइम नंबर्स है ना, जो मतलब 3 जो प्राइम नंबर्स है उनका जो सम है वो 173 है। आपको बताना है जो 3 प्राइम नंबर हैं उसमें लार्जेस्ट वन कौन सा है, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो बेसिकली क्या है कि 3 आपको प्राइम नंबर बताने हैं, और द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज 173। तो आपको बताने ऐसे कौन से 3 प्राइम नंबर है जिनका सम 173 उसके आसपास हो, मतलब इनका सम ही 170, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। सो अगर हम देखें कि 59 प्राइम नंबर पहले कौन होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, एंड या तो खुद से होते हैं या 1 से होते हैं, राइट। सो 59 है, 61 है, 63 है। जब आप इसको देखेंगे तो इसका जो सम आएगा, आपको बताना है कि 173 के आसपास कितने हमारे जो 3 प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। तो 63 तो हमारा नहीं होगा, 53 है, 59 है एंड 61 है। काउंट करके देख लेते हैं, ये 173, यस इट्स 173। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 61, तो इट्स आंसर विल बी 61। क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा, अगेन एक हमारा क्वेश्चन है जो हमारा पीएनसी पे बेस्ड है, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। तो आपके पास डिजिट दी है 1, यू नो द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एट मोस्ट वंस, मतलब एक डिजिट को एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही बार आपने यूज किया है, एंड द नंबर इज इवन, और नंबर भी इवन है। तो अगर आपको ये डिजिट केवल यूज करनी है, तो अगर नंबर इवन बनाना है और 3 डिजिट का नंबर है तो 100% आपको इस प्लेस पर इवन नंबर ही रखना होगा, ये तो क्लियर है। और इवन नंबर इसमें कौन कौन से 2 4 एंड 6। सो एक बार आपने मान लीजिए 2 रखा, तो कितने नंबर 2 रखा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर लेफ्ट, कितने लेफ्ट है 5। सो मतलब 5 में से कोई भी नंबर ले सकते हो, और जब इसमें से कोई नंबर ले लिया तो यहाँ वो सेम नंबर नहीं होगा, तो 4। सो और इसको, ये तो एक ही केस है, ये सिंगल केस है, तो कितने ऐसे वेज हैं 20। ऐसे कितने वेज हो गए 20, जहां पर 2 आपको लास्ट में नंबर मिल गया और 5 जो रेस्ट बचे उसमें से कोई एक नंबर फर्स्ट प्लेस के लिए लिया, 100 प्लेस के लिए एंड 10 प्लेस के लिए, जो यहाँ पर लोगे वो यहाँ पर नहीं लोगे। ऐसे ही अगर हम अगला केस देखें, तो अगर हम यहाँ पर 6 रख लें इवन नंबर, तो अगेन हम यहाँ पर 5 नंबर बचता है, और यहाँ पर 5 × 40 ऐसे तरीके से आप नंबर बना सकते हो इन डिजिट से, जहां पर 6 इज गोइंग टू बी यूज्ड एट अ यूनिट प्लेस, और वो इवन नंबर ही आएगा। अगेन अगर हम 6 और कौन सा इवन नंबर था 4, तो यहाँ पर 4 और 4 यहाँ 5 अगेन नंबर बचे, क्योंकि आपने यहाँ पर 4 रख लिया ना, 4 रख लिया, तो कौन कौन से नंबर बचे 1 2 3 5 6, तो आप इनसे नंबर बना सकते हो। तो इनको टोटल कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, कितने वेज आर देयर 60। क्वेश्चन नंबर 90 में देख लेते हैं, 90 में क्या है। 90 में सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, बुक
को आप रीड करते हो तो नाइफ से आप क्या करोगे, कटिंग ऑलरेडी टिक है, सही है, ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 91 विच इज 91 क्या है, विच इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग र्यूमर्स। र्यूमर को कंट्रोल करने का करेक्ट वे कौन सा नहीं, क्विक इन्वेस्टिगेशन, क्लैरिफिकेशन विद फैक्ट, स्प्रेडिंग काउंटर र्यूमर्स, यूज ऑफ रिलायबल सोर्सेज। स्प्रेडिंग काउंटर र्यूमर से पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि यही इसका आंसर है। 91 92 which of the following methods ensures a systematic approach to problem solving but does not guarantee success। so systematic approach भी there but does not guarantee the success। तो आपको ये बताना है कि इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि 92 में कौन सा सही होगा। so trial and error, heuristic और algorithm और कौन सा, तो algorithm guarantee success, heuristic are shortcuts not always correct। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिस्टमैटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग बट डज नॉट गारंटी, गारंटी ना हो लेकिन सही तरीके से मैथड हो, सिस्टमैटिक अप्रोच शुड बी देयर। तो जो एल्गोरिथम है तो वो गारंटी देता है, हेरिस्टिक डज नॉट गारंटी। 93 yes, a train of length 180 meter is running at a speed of this, a man is at a speed of this in opposite direction। मतलब एक ही आपकी ट्रेन है, आप ऐसे मूव कर रहे हो और एक ही मैन है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो ट्रेन है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर ये मैन है वो किस स्पीड से चल रहा है, कौन से स्पीड से चल रहा है मैन, 18। सो 18 इंटू 5/18, सो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी 30 + 5, रिलेटिव स्पीड विल बी 35 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं कि in how much time will the train cross the man completely। तो मैन का जो लेंथ होगा वो इग्नोरेबल है, तो टाइम पूछा है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 180 हो जाएगा एंड जो ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, सो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि हमारा जो 180 है एंड डिवाइड ऐसे भी कट कर सकते हो, ये 20 आएगा। ठीक है, तो ये 20 है, सॉरी या ये 20 तो 25 है। ठीक, सो 25 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम विल बी टाइम इज इक्वल टू एज वी नो दैट डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस स्पीड हो जाएगी हमारी 25। तो जब आप इसको सॉल्व करो 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा एंड ये हमारा 5 कितना हो जाएगा हमारा 5 7 एंड 7.2 सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आप लोग देखिए, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। रमेश इज अ ब्रदर ऑफ सुरेश, तो दिक्कत बना लेते हैं, रमेश जो है वो ब्रदर है सुरेश का। ठीक, पॉइंटिंग टू सुरेश, अनिल ने कहा, ये अनिल है, अनिल ने कहा है इसको पॉइंट करते हुए, हिज फादर मतलब इसके जो फादर हैं ये इज माई मदर्स हस्बैंड, तो इसकी जो मम्मी है मतलब ये जो किसी मदर है, इसकी जो मदर अनिल की जो मदर उसके हस्बैंड है, ये ऐसे हुआ। ठीक है, ये आपको आना चाहिए ट्री डायग्राम बनाना। मतलब उसने सुरेश को पॉइंट आउट करते कहा कि जो तुम्हारे पापा हैं वो मेरी मम्मी के हस्बैंड है, तो ये लोग क्या हो गए, ब्रदर, तो सीधा सीधा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर स्फेयर है उसका रेडियस इंक्रीज कर देन हाउ मच परसेंट शुड इट्स वॉल्यूम बी रिड्यूस सो दैट द न्यू वॉल्यूम रिमेन्स इक्वल टू द ओल्ड वॉल्यूम। तो पहले तो मुझे बताइए कि स्फेयर का वॉल्यूम होता क्या है, 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने क्या किया है, रेडियस इंक्रीज कर दे। पहले रेडियस आर है, अब रेडियस न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, आप लोग बताइए। न्यू रेडियस क्या होगी, आर प्लस 20% ऑफ आर, ठीक है। सो आर प्लस आर बाई 5 मतलब 6r/5 मीन्स 1.2 आर हो गई। मतलब जो पहले रेडियस आर थी, अभी रेडियस कितनी हो गई, 1.2 आर। सो जब आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाता है, बेसिकली पूरा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, हम हर बार नहीं लिखते, कट हो जाएगा। सो ये है ना, तो ये 1.2 आर, ये इसका क्यूब माइनस इनिशियल क्यूब, और इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ये क्यूब एंड इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो आपको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अराउंड 42%। बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑब्वियसली क्वांटिटिव के है, क्वांटिटिव कंटिन्यूअस डेटा, नन ऑफ दिस qualitative, yes, employed and unemployed are the example of qualitative data that describes qualities, attributes, है ना। तो ये employed और unemployed उसके जो qualities attributes जो define करते हैं, qualitative data, so A option is the correct one। 97, who is known as the founder of scientific management, who is known as the founder of Taylor, so F.W. Taylor इनको बोलते हैं, C option। 98, if the SCF of two polynomial is x plus 2 and their LCM is this, then one of polynomial is this and find the other। so हमें पता है कि अगर फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर का LCM गिवन है, LCM ऑफ 2 नंबर एंड SCF ऑफ 2 नंबर गिवन है, तो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ दोस 2 नंबर इंटू LCF ऑफ दोस 2 नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो एक SCF हमें पता है x प्लस 2, दूसरा हमें पता नहीं है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। LCM हमें पता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और SCF हमें मालूम है कि x स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक। सो ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। सो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 बचा, और जब आप इसको x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। सो इफ द वन पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, तो आपको ये बताना है कि दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, if one polynomial is this, so एक रुको, वेट, ये पॉलिनोमियल, यहां से फिर से देखो एक बार, यहां से फिर से देखो एक बार, if two numbers are given और उनका LCM आपको पता है, LCM ऑफ 2 नंबर एंड SCF ऑफ 2 नंबर्स पता है, तो जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है वो LCM ऑफ 2 नंबर इंटू SCF ऑफ 2 नंबर होता है। तो जो ये पहला फर्स्ट पॉलिनोमियल है, वो ये है, मैंने दूसरा ले लिया था पहले, वो ये है, ठीक है। सो ये है x स्क्वायर प्लस 2x इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल और फर्स्ट नंबर यू कैन से, दूसरा हमें पता नहीं है, SCF इज x प्लस 2 and LCM is x cube plus 3x square plus 2x, correct। now x plus 2 और इसमें x कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसको डिवाइड कर दो इससे, इस वाले SCF से, और इसमें भी x कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x, x कॉमन ले लोगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, ओके। मतलब अगर इसको मैं दोबारा लिख दूं, तो x कॉमन लेके अगर लिखोगे, सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक। सो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर
प्लस 3x, ठीक है, एंड प्लस 2, ठीक, क्योंकि इसमें आपने x कॉमन ले लिया एंड द पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, so now next question 99. Next question is 99. If 1st January 2012 was Sunday, then what day was 1st January 2015? ये अगेन कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला है कि जो 2012 1st जनवरी 2012 को क्या है, संडे था। ठीक, तो आप मुझे बताइए 2012 से 13 कितने ऑड डेज हो गए, क्योंकि ये लीप ईयर था तो 2 ऑड डेज हो गए। 13 से 14, उन्होंने 14 की बात करी है तो ये 1 ऑड डे आएगा क्योंकि लीप ईयर नहीं, और 15 तक 1 मोर ऑड डे। टोटल ऑड डे कितने हो गए, 2 + 1 + 1 मतलब 4 ऑड डेज हो गए। ठीक है, क्लियर है ना, 4 ऑड डेज हो गए। और 1st जनवरी 2012 को संडे था, तो संडे के आगे 4 डेज काउंट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इट विल बी थर्सडे। ठीक है, ओनली यू हैव टू सर्च आउट हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर। तो जब आपने देखा कि 1st जून 2012 को संडे था, तो उन्होंने पूछा 1st जून 2015 को क्या होगा, तो उसके ईयर्स में हम देखेंगे कितने लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए 2 ऑड डेज और ऑर्डिनरी के लिए 1 ऑड डेज। आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स क्या है, ऑल पोएट्स आर थिंकर्स। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, ऑल पोएट्स आर थिंकर्स, सम थिंकर्स आर फिलोसफर, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या है, सम पोएट्स आर फिलोसफर। सम पोएट्स आर फिलोसफर हो भी सकता है और नहीं भी, यहाँ से देख के तो लग रहा है कि नहीं है। ठीक है, ऑल थिंकर्स आर पोएट्स नहीं, ठीक। So both 1 and 2, no, neither. So its answer will be D. So thank you all, and rest, prepare well. All the best for your exam. Thank you.